हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर एम डी फैजान, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरल फीवर या वायरल कफ एंड बैक्टीरियल फीवर या बैक्टीरियल कफ की वजह से होने वाली प्रॉब्लम। क्या होता है, ये कैसे होता है और दोनों में क्या अंतर है। तो पहले समझेंगे वायरल जो होता है वो वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन वायरस के वजह से होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये तो सबको पता है। लेकिन बैक्टीरियल फीवर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कम लोगों में स्प्रेड होता है, एक दूसरे में नहीं फैलता है। कुछ गिने चुने इन्फेक्शन है जो फैल सकता है, लेकिन वायरस 90% लोगों में एक दूसरे से फैलता है। तो हम लोग यही समझेंगे कि कौन सा वायरल फीवर या वायरल कफ होगा और कौन सा बैक्टीरियल कफ या बैक्टीरिया फीवर होगा। तो समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट केस आ रहा है। कुछ गिने चुने एंटीबायोटिक है जो अभी रेसिस्टेंट नहीं है। बाकी पीछे जितना सारा एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफाड्रोक्सिल और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया है। तो हम लोग ये वीडियो में समझेंगे कहाँ वायरल इन्फेक्शन कौन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और कौन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या वायरल में एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है और बैक्टीरिया में तो पड़ता ही है, लेकिन वायरस में हम लोग समझेंगे कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो वायरल जो फीवर है या वायरल कफ है, अगर कोई बच्चों में वायरल हुआ फीवर या कफ, तो फैमिली हिस्ट्री रहा होगा या रिलेटिव हिस्ट्री रहा होगा या एरिया में सर्दी खांसी ऐसा कुछ हिस्ट्री रहा होगा। तो अगर फैमिली हिस्ट्री रहा, फैमिली में किसी को सर्दी खांसी इवन बुखार है, तो वहाँ पे इंडिकेट करता है, थोड़ा सा डायग्नोसिस करने में आसान हो जाता है कि वो 80-19% वायरल ही है। फिर हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में ऐसा कुछ फैमिली हिस्ट्री नहीं रहता है कि किसी को है तो ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉमन जो वायरस का समझा जाए तो वायरस में स्नीजिंग होता है, यानी नाक बहता है, रनिंग नोज़ होता है। तो वहाँ पे अगर रनिंग नोज़ है तो हम लोग ज़्यादातर इंडिकेट करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। अगर बच्चों में है तो वायरल है। तो फिर डायग्नोसिस करने में थोड़ा आसान हो जाता है। छींके हैं और इसमें बुखार होता है। हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लो ग्रेड भी फीवर हो सकता है। इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। अगर वायरल फीवर है तो हर 4 घंटे में रिपीट करेगा। देखा गया है, अगर वायरल फीवर है तो वो हर 4 घंटे में रिपीट करेगा। और ये फीवर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो फीवर होगा, खांसी का सिम्टम होगा और सर्दी, नाक बहने का। तो इतना सिम्टम्स मिलता है तो हम लोग वायरल की तरफ जाते हैं। और 80% इस केस में वायरस ही होता है। 20% बैक्टीरिया हो सकता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे वीकनेस का केस प्रेजेंट होता है, यानी वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, कमजोरी। वायरल फीवर में अगर वायरल फीवर है, फीवर का दवा देते ही आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल में नॉर्मल नहीं होता है। फीवर देने के बाद भी ऐसा वीकनेस जैसा लगता है, लेकिन वायरल में नहीं होता है। वायरल में फीवर का दवा देने के बाद, फीवर उतरने के बाद आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं हो। और बैक्टीरिया में इसके विपरीत होता है। इसलिए हर कफ में, कोल्ड में और फीवर में एंटीबायोटिक का कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर लोग या सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक को ऐड कर दिया जाता है, जो कि गलत है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन अलग है, वायरल इन्फेक्शन अलग है। वायरल में जो डिजीज जितना सिम्टम इंक्लूड होता है वो 5 से 7 दिनों में धीरे धीरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ता है। वहाँ पे हम जो सिम्टम्स का बात किए, जैसे बुखार उतरने के बाद भी आदमी नॉर्मल जैसा नहीं रहता है, वीकनेस ज़्यादा होता है और फैमिली हिस्ट्री उसका नहीं रहेगा। फैमिली में कोई सर्दी खांसी या बुखार का हिस्ट्री नहीं रहेगा। वैसे ही वायरल फीवर में होता है या वायरल कफ कोल्ड में होता है कि फैमिली का हिस्ट्री है, मदर को है या किसी फादर को है या फैमिली में किसी को भी ऐसा स्नीजिंग, कफ और फीवर है, तो वहाँ पे और लोगों में भी हो सकता है। और बच्चों में तो ज़्यादातर देखा गया है। बच्चों का माँ का कंप्लेन है कि मेरे को खांसी हुआ, इसकी वजह से बच्चे को भी हो गया, तो वहाँ पे वायरल इंडिकेट करता है। क्योंकि मदर और बेबी आपस में अटैच होते हैं तो वहाँ पे वायरस फैल सकता है। तो ये हो गया। इसका ट्रीटमेंट हम लोग जानेंगे कि अल्टरनेटिव में इसका ट्रीटमेंट क्या है, पॉसिबिलिटी।
तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, ये सब इंक्लूड है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा है, अब निमोनिया कैसे पहचानेंगे, तो अगर इसमें थोड़ा पैटर्न हो जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, यानी सांस फूलने का समस्या, सांस फूलेगा। अगर बच्चा है तो उसमें पसली चलता है, देखा जाता है कि बच्चे में पसली चलता है, वहाँ पे निमोनिया का इंडिकेट करता है। और हाथ या पैर के जो एंड पॉइंट है वो नीला पड़ने लगता है या फेस नीला पड़ने लगता है, ये थोड़ा डेंजर साइन है निमोनिया का। इसमें पेशेंट को एडमिट करके आईवी इन्फ्यूज़न और आईवी एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है, जो घर पे ये ट्रीटमेंट क्यूरेबल नहीं है, ये इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर वही वायरल का, तो वायरल में हर 4 घंटे या 6 घंटे पे फीवर आएगा, खांसी ज़्यादा हो सकता है और इसमें कॉमन कोल्ड प्रेजेंट रहता है। तो इतना होने के बाद वायरल में क्या ट्रीटमेंट दें, तो वायरल में कोई ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का नहीं ज़रूरत पड़ता है। अगर बच्चों में है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे पेशेंट को रखा जाता है 5 से 7 दिन। अगर फिर भी नहीं ठीक हो तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके एंटीबायोटिक ऐड किया जाता है। और जनरली पीडियाट्रिक में एंटीबायोटिक अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। इवन हर पीडियाट्रिशियन अधिकतर देखा गया कि वायरल फीवर हो या वायरल कफ हो या बैक्टीरियल फीवर हो, बैक्टीरियल कफ हो, एंटीबायोटिक ऐड हो ही जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है बाद में। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बोले तो भारी नुकसान। तो अगर वायरल फीवर है, वायरल कफ है, वायरल कोल्ड है, तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर बच्चा है या एडल्ट ही है तो वहाँ पे अगर कफ है तो वहाँ पे नेबुलाइज़र सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर बच्चा है, खांसी है, कफ है ज़्यादा, तो वहाँ पे नेबुलाइज़र किया जाता है, जो डुओलिन और बुडेकॉट मिक्स करके नेबुलाइज़र किया जाता है सुबह शाम। ये नेबुलाइज़र आप 5 से 7 दिनों तक कर सकते हैं। फिर अगर कफ है तो कफ का सिरप दिया जाता है, कोल्ड है तो कोल्ड का सिरप दिया जाता है, और फीवर है तो फीवर मैनेज किया जाता है। ये हो गया आपका वायरल फीवर में या वायरल कफ में। वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये वायरल इन्फेक्शन 5 से 7 दिनों में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। देखा गया है कि अगर फीवर है तो 2-3 दिनों में ये फीवर कम होने लगता है, और जो फ्रिक्वेंटली फीवर आता था यानी 6 घंटे में रिपीट कर जाता था, उसका लेंथ बढ़ के दिन में 1 बार आ रहा है या अल्टरनेटिव डे, ऐसे करके कम हो जाता है फीवर, और 5 से 7 दिनों में ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक नहीं दिए तो लगातार रिपीटेड करते रहेगा, और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रहेगा। तो वायरल में हो गया, नेबुलाइज़र करना है, सिम्टोमेटिक इलाज करना है, देन ये ठीक हो जाएगा। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे रूल आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रूल आउट करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन रियल में है, तो वहाँ पे कभी कभी देखा गया है न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है, WBC का काउंट बढ़ जाता है, तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता है, जैसे एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट, या बच्चा है तो सिरप फॉर्म में दिया जाता है। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे सर्दी है तो वहाँ पे फेक्सोफेनाडिन, मोन्टेलुकास्ट या मोन्टेलुकास्ट लेवोसिट्रिजिन के साथ दिया जाता है। या अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक, कफ है तो कफ सफरेसेंट मेडिसिन दिया जाता है, सिरप दिया जाता है। तो इतना करने पे लगभग, अगर वायरल है तो वायरल ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल ठीक हो जाएगा। ये मेरा एक यूट्यूब के व्यूवर का कमेंट था कि वायरल फीवर, वायरल कफ और बैक्टीरियल फीवर, बैक्टीरियल कफ पे वीडियो बनाया जाए, इसलिए हम सोचे कि शायद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सो इतना डिफरेंट है वायरल फीवर और बैक्टीरियल फीवर में, या वायरल कफ वायरल फीवर में, वायरल बैक्टीरियल कफ में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो अगर आप लोग का इतना सिम्टम है, दिख रहा है, तो प्लीज़ आप अपने से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे मेडिसिन बताना है, इलाज करना, हमको मेरे ख्याल से ये सही नहीं लगता है। क्योंकि पेशेंट को हर चीज़ रूल आउट करना पड़ता है, हर चीज़ रूल आउट करके पेशेंट किस कंडीशन में है, क्या उसको ज़रूरत किस चीज़ का है,
कौन से एंटीबायोटिक का है या क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है, डॉक्टर अपने अनुभव से इलाज करते हैं। तो प्लीज़ से आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख के आप अपना से ट्रीटमेंट ना करें। अगर आपको वायरल फीवर है, वायरल कफ है, अगर आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका हक होता है पूछने का कि एंटीबायोटिक का रोल्स क्या है वायरल में। सो आप पैनिक ना हो। वायरल फीवर है तो 3 से 4 दिन या हफ्ता दिन का समय ले सकता है वायरस, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया है इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्सेस एंटीबायोटिक लेके प्लीज़ से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ना करें। ये मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज़ कोई भी एंटीबायोटिक खुद से ना लें, क्योंकि रेसिस्टेंट केस बहुत ज़्यादा देखा गया है अभी की डेट में, और कुछ गिने चुने एंटीबायोटिक है वो भी रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको आईवी से एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए भारी मुसीबत हो सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो। अगर आप लोग का भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हैं एज ए डॉक्टर। अगर हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के माध्यम से। मेरा ऑनलाइन फ़ोन नंबर है 9162358985, जो आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आपको हेडिंग पे हम अपना नंबर शेयर कर देंगे। सो आप कभी भी हमसे सलाह ले सकते हैं कोई भी डिजीज़ में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।